ऑलराइट, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो आता है वो है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। देखो, हमने डेलीगेशन किया है, उससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता ही टॉपिक है। तो देखो, अगर कोई डिसीजन मेकिंग लेनी है, मतलब कोई डिसीजन लेना है हमने ऑर्गेनाइजेशन में, और वो डिसीजन वो इंसान ले रहा है जिसको वो एक्चुअली डिसीजन मैटर करता है, मतलब जिसके लिए वो डिसीजन लिया जा रहा है, वही उसी लेवल पे वो डिसीजन बन भी रहा है, देन यू कैन से दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज़ डिसेंट्रलाइज्ड। अब डिसेंट्रलाइज्ड क्यों बोला? क्योंकि दूसरा ऑप्शन होता है सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें ये होता है कि मान लो मुझे वर्कर्स से रिलेटेड कोई डिसीजन है, लेकिन उस डिसीजन वो लेवल पे नहीं, वो टॉप मैनेजमेंट से जाके बातचीत करके टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करता है डिसीजन, फिर वो पहुंचता है वर्कर्स तक जो कि ये डिसीजन आया है। समझ लो? सो व्हेन द डिसीजन इज़ एक्चुअली रिटेन्ड समझते हो ना, मतलब कि अपने हाथ में ही रखना, उसे देना नहीं, रिटेन्ड। सो व्हेन द डिसीजन मेकिंग पावर इज़ रिटेन्ड एट अ हायर लेवल, मैनेजमेंट लेवल, यानी कि जैसे टॉप मैनेजमेंट ने रिटेन कर रखा है अगर डिसीजन मेकिंग पावर अपने हाथ में, तो तुम बोलते हो कि वो ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज्ड है। समझ लो, सेंटर पॉइंट समझ लो ना, कि मेन पॉइंट्स जैसे जो जो टॉप मैनेजमेंट है, दैट इज़ बीइंग कॉल्ड द सेंट्रल पॉइंट्स। सो देन इट इज़ ऑर्गेनाइजेशन इज सेंट्रलाइज्ड। नहीं तो अथॉरिटी, अगर वो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी लेकिन अगर डेलीगेट कर दी, जैसे डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी डेलीगेट कर दी, देन इट बिकम्स डिसेंट्रलाइज्ड। समझ रहे हो? तो इसको पढ़ते हैं, फिर समझ में आएगा। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर इन फ्यू हैंड्स एट द टॉप पॉइंट, यानी कि रिटेन या रिजर्व करना अथॉरिटी को एट सेंट्रल पॉइंट। सेंट्रल पॉइंट्स वही है, हायर मैनेजमेंट लेवल। देन यू कॉल इट दिस सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। डिसेंट्रलाइज्ड तब होती है जब उस अथॉरिटी को डेलीगेट कर दिया जाता है। ठीक है। अब फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रलाइजेशन, कि सेंट्रलाइज्ड क्यों रखेंगे, टॉप मैनेजमेंट के हाथ में क्यों रखेंगे? क्योंकि बहुत कारण हो सकते हैं। जैसे मान लो टॉप मैनेजमेंट ये सोचे कि यार जिस लेवल पे अगर सारी अथॉरिटी डेलीगेट ही कर दी हमने, तो सारे अपने मन मर्जी से चलेंगे, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी। अभी अगर सारे डिसीजन हम ही ले रहे हैं तो एटलीस्ट एक यूनिफॉर्मिटी है, कि पता है कि हम ले रहे हैं तो हम सिमिलर सा पॉइंट ऑफ व्यू लगा सकते हैं हर लेवल पे। सब अपने अपनी करेंगे तो यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेंगे, सब अपने ही चलेंगे अलग हिसाब से। सो देन एक ये रीज़न हो गया। देन आप ये भी बोल सकते हो इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन, कि मान लो एक ही बंदा जब सबको कोऑर्डिनेट कर रहा है, टॉप मैनेजमेंट ही सबके लिए डिसीजन ले रहा है, तो इंटीग्रेशन इज़ ईजी, बिकॉज सब अपनी वही लेवल, वही बात है कि अगर सब अपनी मर्ज़ी से करते हैं काम, तो वो वहाँ पे फिर कोऑर्डिनेशन थोड़ी मुश्किल होगी। फैसिलिटेट पर्सनल लीडरशिप, कि मान लो मेरे को पर्सनली लीड करना है पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वहाँ पे मैं अब कर सकता हूँ। अगर डिसेंट्रलाइज्ड होती ऑर्गेनाइजेशन तो इतना नहीं हो पाता, क्योंकि सब बोलते हैं कि भाई अथॉरिटी तो हमारे पास भी है, तो वही डिसीजन लेंगे मेन, तो वहाँ पे लीडर्स आप बन नहीं पाओगे अगर टॉप मैनेजमेंट लीडर बनना चाह रहा है। हैंडल इमरजेंसी, ये तो मैंने हमेशा बोला है, इमरजेंसी के केस में हमेशा डिसीजन एक ही के हाथ में होती है, अथॉरिटी एक ही के हाथ में होती है, यूजुअली द टॉप मैनेजमेंट, कि हम मैंने, क्योंकि इमरजेंसी है, फटाफट मैंने बस कुछ भी डिसीजन ले लेना है। अगर डिसेंट्रलाइज्ड होता तो सब सब अपने अपने लेवल पे लेते, तो इमरजेंसी के केस में वो काम नहीं करता। लोअर कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस ड्यू टू नो ओवरलैपिंग या डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। अब मान लो मैं ही डिसीजन ले रहा हूँ, तो मुझे पता है कि मैंने ये वाला फॉर्मूला इस पे लगाना है, ये वाला इस पे लगाना है, ये वाला इस पे लगाना है, और ऐसे ऐसे करके पूरी ऑर्गेनाइजेशन संभालनी है, तो मुझे, मैं ओवरलैपिंग नहीं करूँगा ना, क्योंकि मुझे, मैं ही ले रहा हूँ सबके डिसीजन, तो मुझे पता है। अगर सब अलग अलग अपने अपने ले रहे हैं होते हैं डिसीजन, तो वहाँ पे ओवरलैप हो सकते हैं, कि मान लो डिपार्टमेंट्स ने सेम ही काम कर लिया या रख लिया अपने लिए, जबकि एक करता तो भी चल जाता काम, बट क्योंकि सब अपने ही डिसीजन ले रहे थे तो पता ही नहीं लगा कि दोनों ने सेम, अपने अपने सेम ही काम कर लिए, तो वहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं होगी। ठीक है। लेकिन अब ये बात समझो कि एडवांटेजेस तो है सेंट्रलाइजेशन के, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि डिसेंट्रलाइजेशन नहीं करनी चाहिए। बिकॉज अगर मैं सारे डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एपेक्स पे रख दूँ, इसको एपेक्स यानी समझ रहे हो ना, टॉप मैनेजमेंट पे, पीक पे, टॉप मैनेजमेंट पे ही सारे डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी की कंसंट्रेशन अगर हो जाती है, तो फिर मैनेजमेंट की हायरार्की ही, नीड ही खत्म हो गई। समझ रहे हो कि मैनेजमेंट हायरार्की क्यों बनी थी? टॉप मिडिल लोअर लेवल का फिर मतलब क्या है, अगर सब टॉप मैनेजमेंट ही कर रहे हैं और बाकी सब कुछ कर ही नहीं रहे। डिसीजन मेकिंग एक के हाथ में कंसंट्रेटेड नहीं रख सकते। प्लस सारे डिसीजन अगर टॉप मैनेजमेंट पे ही रख दें, छोटे से छोटे डिसीजन भी टॉप मैनेजमेंट के हाथ में है, क्या टॉप मैनेजमेंट इतना वेला है कि वो ये इतने सारे डिसीजंस खुद ले ले? नहीं, राइट। तो कुछ डिसीजंस आपको डेलीगेट करने पड़ेंगे, मतलब डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी डेलीगेट करनी पड़ेगी, बिकॉज सब डिसीजंस आप खुद ले भी नहीं सकते और लेने चाहिए भी नहीं, क्योंकि आप उन्हें मौका तो दो, क्या पता वो अच्छा डिसीजंस ले ले। हो सकता है उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम्स के बारे में बेटर पता हो, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल पे हैं। हो सकता है कि जब आपका काम
कम हो जाएगा क्योंकि आपने अथॉरिटी डेलीगेट कर दी, तो आप भी क्रिएटिविटी से बाकी डिसीजंस ले लो जो आपके लिए ज़रूरी हैं। जो डिसीजन और कोई नहीं ले सकता, आपको ही लेने हैं, वो तो आप रिटेन ही रखोगे ना अपने हाथ में, तो वो डिसीजन आप बेटर ले पाओगे क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम है, क्योंकि फालतू के डिसीजन अब आप नहीं ले रहे हो, आप डेलीगेट कर दिया आपने। तो ये बहुत सारे रीज़न होते हैं, वो भी समझेंगे, अलग अलग एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। अभी ये देखो कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन और कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन सॉरी मैं थोड़ा तबीयत डाउन जा रही है। कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन का मतलब सारे डिसीजन मेकिंग फंक्शंस किसके हाथ में है? एपेक्स के, एपेक्स टॉप मैनेजमेंट। तो यहाँ पे अगर कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन हो गई तो फिर मैनेजमेंट हायरार्की की नीड ही नहीं रहेगी, जो कि नहीं चाहते ना। हम क्यों चाहेंगे कि हायरार्की पूरी ख़त्म हो जाए मैनेजमेंट की? फिर तो उसका मतलब ही क्या रहा। सो कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर ऑब्विएट हो जाएगी नीड फॉर मैनेजमेंट हायरार्की। ऑब्विएट समझते हो? ज़रूरत ही नहीं रहेगी, बचेगी ही नहीं ज़रूरत। ऑब्विएट को आप फिनिश भी बोल सकते हो, दिस वुड फिनिश द नीड फॉर मैनेजमेंट हायरार्की। देन कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन, अब ऐसा भी नहीं कर सकते आप कि सारा ही डिसेंट्रलाइज कर दिया, है ना, कि सारे डिसीजन आपने बोला जिसको जो डिसीजन लेना ले लो, मेरे से आके मत पूछना। ऐसे भी नहीं कर सकते क्योंकि फिर हायर मैनेजमेंट आप हो किस लिए? हायर मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट क्यों आपको बोलते हैं? क्योंकि आप एपेक्स लेवल पे हो और आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक तरह से लीड कर रहे हो, है ना। तो हायर मैनेजमेंट की पोजीशन ही का मतलब ही नहीं रह जाएगा, फिर तो हायर का क्या मतलब रहेगा अगर आपसे आके कोई डिसीजन पूछ ही नहीं रहा, राइट। सो डेलीगेशन ऑफ ऑल अथॉरिटी, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टू लोएस्ट लेवल अगर आप कर देते हो लोअर लेवल्स तक, देन दिस वुड ऑब्विएट द नीड फॉर हायर मैनेजमेंट पोजीशन। फिर हायर मैनेजमेंट की ही नीड नहीं रहेगी। सो कंप्लीट सेंट्रलाइज भी नहीं कर सकते क्योंकि फिर हायरार्की खत्म हो जाएगी, कंप्लीट डिसेंट्रलाइज भी नहीं कर सकते क्योंकि फिर हायर मैनेजमेंट नहीं रहेगा। तो दोनों का कंप्लीट नहीं आप कर सकते, दोनों का मिक्सचर या कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है। क्या ये बात समझ गया? ठीक है। तो बोथ द सिनेरियोज आर अनरियलिस्टिक, यानी कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन भी नहीं करनी, कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन भी नहीं करनी। अब आ जाओ नेक्स्ट उस पर कि जैसे जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन साइज में बढ़ती है वैसे वैसे सेंट्रलाइजेशन कम होती जाती है और डिसेंट्रलाइज ज़्यादा होने लग जाती है, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन बढ़ रही है। तो टॉप मैनेजमेंट की सरदर्दी पहले ही बढ़ रही है क्योंकि साइज बढ़ रहा है ऑर्गेनाइजेशन का। तो अब वो थोड़ी थोड़ी डिसीजन मेकिंग डिसेंट्रलाइज करता रहता है कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, तुम ही लो ये डिसीजन, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है, मेरे पास और भी बहुत काम है। समझ रहे हो? सो जैसे जैसे साइज या कॉम्प्लेक्सिटी में ऑर्गेनाइजेशन ग्रो हो रही है वैसे वैसे टेंडेंसी होती है कि सेंट्रलाइजेशन कम होती रहती है, डिसेंट्रलाइजेशन बढ़ जाती है। ठीक है। This is because large organization में employees who are directly involved in operations tend to have more knowledge about them on than top management। क्योंकि देखो ये बोला इन्होंने कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ रही है वैसे वैसे टॉप मैनेजमेंट के पास इतना टाइम नहीं रहता कि वो सारे जो लोअर लेवल्स पे जो भी काम चल रहा है उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट में रहे। ऑब्वियसली समझ रहे हो ना, कोई एक बड़ी एमएनसी है, उसका सीईओ को थोड़ी पता है कि एक्चुअल ग्राउंड वर्क क्या हो रहा है, कितने कपड़े बन रहे हैं, कितने क्या बन रहे हैं। समझ रहे हो? तो जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती है टॉप मैनेजमेंट का लिंक डायरेक्ट वाला विद द लोवेस्ट लेवल थोड़ा थोड़ा वीक या ब्लर होने लग जाता है। तो इसलिए जो एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं पर्टिकुलर एरिया में, डिपार्टमेंट में, उन्हें ज़्यादा नॉलेज है ऑब्वियसली कि एक्चुअल काम कैसे हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आती है क्या। तो क्योंकि उन्हें ज़्यादा पता है, जिस जहाँ काम हो रहा है वहीं लोगों को ज़्यादा पता होगा, इसीलिए वो डिसीजंस भी बेटर ले पाते हैं फिर उनसे रिलेटेड। तो वो बेटर डिसीजन मेकिंग ले पाएंगे, इसीलिए फ़ायदा इसी में है कि उन्हीं को डिसीजन मेकिंग पावर दे दी जाए। तो इसलिए डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी डिसेंट्रलाइज कर दी जाती है कि अब टॉप मैनेजमेंट के पास वैसे भी टाइम भी नहीं है ना उसके पास डायरेक्ट लिंक है, तो बेटर है तुम ही ले लो डिसीजन। तो डिसेंट्रलाइज कर दिया। समझ गए? ठीक है। अब डिसेंट्रलाइजेशन का क्या डेफिनेशन क्या लिख के आओगे? इंपॉर्टेंट है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डिसेंट्रलाइजेशन है डेलीगेशन ही, लेकिन थोड़ा स्पेसिफिक डेलीगेशन है। क्यों? क्योंकि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट ऑल द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डेलीगेशन मतलब बस सीधा आपने अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी दे दी। यहाँ पे सिर्फ वो नहीं दिया है थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन डेलीगेशन हुई है अथॉरिटी की, टू पुट द अथॉरिटी, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, डाउन नियर द पॉइंट ऑफ एक्शन। मतलब सेंट्रल पॉइंट्स पे ना होके, पहले सेंट्रल पॉइंट्स पे तो सेंट्रलाइजेशन वाला होता है ना, तो अब सेंट्रल पॉइंट्स पे ना होके डिसीजन मेकिंग पॉइंट, डिसीजन मेकिंग पॉइंट कौन सा बना है? जो कि पॉइंट ऑफ एक्शन है। समझिए कि सेंट्रल पॉइंट्स पे पहले डिसीजन लिया जाता था, जैसे टॉप मैनेजमेंट, वो सेंट्रलाइजेशन थी। अब वहाँ नहीं, बल्कि जहाँ एक्चुअल पॉइंट ऑफ एक्शन है, जहाँ के लिए डिसीजन है, वही लोग उसका डिसीजन ले रहे हैं। तो डेलीगेशन हो गई अथॉरिटी की टू पुश दैट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी डाउन टू नियर द पॉइंट ऑफ एक्शन। ठीक है, थ्रू आउट द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेलीगेशन सिर्फ एक पर्टिकुलर उस पर होता है, यहाँ पे थ्रू आउट ऑल लेवल्स अगर आप करो देन इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है।
अब इसकी भी एडवांटेजेस और लिमिटेशन समझ लो, है ना। क्या एडवांटेज होगा, मैंने पहले भी बताया, जब आपने काम पूरी थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन काम को आपने डाउन द पॉइंट ऑफ एक्शन वो अथॉरिटी दी है, तो वहाँ पे सबॉर्डिनेट्स में इनिशिएटिव आएगा। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि अब पहले डिसीजन टॉप मैनेजमेंट ले रहा था, लेकिन अब वो डिसीजन वो लोग ले रहे हैं जिनसे रिलेटेड वो काम है। तो सबॉर्डिनेट्स अब आके इनिशिएटिव लेंगे कि हाँ ये प्रॉब्लम है, ये है, क्योंकि उनको डिसीजन लेना है ना अब, क्योंकि उनको डिसीजन लेना है, तो इसलिए वो पूछेंगे कि हाँ कैसे है, सब कुछ सबॉर्डिनेट्स करेंगे अब। तो सबॉर्डिनेट्स करेंगे तो इनिशिएटिव आया सबॉर्डिनेट्स में, ठीक है। देन डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। जो पहले डिसीजन मैनेजमेंट लेता, अब वो एक्चुअल सबॉर्डिनेट्स और जो उनके सुपीरियर्स हैं वो मिलके खुद ले रहे हैं, टॉप मैनेजमेंट नहीं ले रहा। सो जो एक्चुअल सबॉर्डिनेट्स हैं, सुपीरियर हैं, वो उनमें मैनेजरियल टैलेंट आ रहा है, मैनेजमेंट के लिए वो तैयार हो रहे हैं फॉर द फ्यूचर, बिकॉज हर कोई प्रमोशन चाहता है अपनी लाइफ में, राइट। सो अब वो प्रमोट होने की उसमें तैयार हो रहे हैं एक तरह से, क्योंकि उनमें जो मैनेजमेंट वाला टैलेंट है वो आ रहा है, क्योंकि मैनेजमेंट पहले जो डिसीजन लेता था अब वो ले रहे हैं वो डिसीजन, समझ गए। देन रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट को रिलीफ मिला ना, क्योंकि पहले डिसीजन वो लेते अब, लेकिन वो उन्होंने डिसेंट्रलाइज कर दिया। फैसिलिटेट ग्रोथ, ये इसलिए क्योंकि जैसे मैंने बोला, जैसे जैसे डिसेंट्रलाइज जैसे जैसे साइज़ में ग्रो होती है वैसे ही डिसेंट्रलाइज की नीड होती है। तो अगर डिसेंट्रलाइज आप कर रहे हो, इसका ये मतलब है कि हाँ आप ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो, क्योंकि अब टॉप मैनेजमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजंस पे ज़्यादा ध्यान दे पाएगा, क्योंकि अब वो फालतू डिसीजंस पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, उसने डिसेंट्रलाइज ही कर दिया सीधा, राइट। क्विक डिसीजन मेकिंग, क्यों? क्योंकि पहले क्या होता था कि डिसीजन मान लो लोअर लेवल पे लेना है, तो पहले वो ऊपर मिडिल पे जाएगा, फिर वो ऊपर टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचेगा, फिर टॉप मैनेजमेंट पूछताछ करेगा कि क्या काम है, कैसे डिसीजन लेना है, फिर वो डिसीजन लेगा, जो कि फिर नीचे दोबारा ऐसे करके फिर पहुंचते हैं उनके पास। लेकिन अब तो यहीं पे है डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, तो वही प्रॉब्लम आई, उन्होंने कोई डिसीजन लिया, काम खत्म। तो अब वो डिसीजन मेकिंग की कोई चेन नहीं बनी कि पहले ऊपर टॉप मैनेजमेंट तक पहुँचाओ फिर वो डिसीजन नीचे तक पहुँचाएँ, तो वो इतना लंबा प्रोसेस अब नहीं करना। तो क्विक डिसीजन मेकिंग। बेटर कंट्रोल। कंट्रोल बेटर क्यों है? क्योंकि जिस प्रॉब्लम पे काम करना है वही डिसीजन ले रहे हैं, तो उन्हें पता है ना। कंट्रोल समझ रहे हो ना क्या, कि कंट्रोलिंग वाला, जैसे समझ रहे हो कि जहाँ एक्चुअल डिसीजन लेना है वही लोग डिसीजन ले भी रहे हैं, तो उन्हें पता है बेटर कि क्या प्लान था, उसके हिसाब से क्या एक्चुअल काम हुआ, कितने डेविएशन आ रही है, उसको ठीक कैसे करना है, उसके लिए क्या डिसीजन लेना है, वही लोग ले रहे हैं, तो बेटर कंट्रोल हुआ, ठीक है। तो ये हो गए एडवांटेजेस। अब आ जाओ लिमिटेशंस पे, कि डिसेंट्रलाइज किया तो, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस। इसमें अब आप एडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन जो ऊपर कराया था अभी अभी, उसके बस ऑपोजिट लिख दो। उसमें कोऑर्डिनेशन आई थी, इसमें कोऑर्डिनेशन का लैक हो गया। उसमें यूनिफॉर्मिटी आई थी, उसमें यूनिफॉर्मिटी का लैक हो गया। अनसूटेबल फॉर स्मॉल फर्म्स। अब स्मॉल फर्म्स है तो कैसे ही वो करें, थ्रू आउट ऑल दी लेवल्स करते हैं। स्मॉल फर्म में लेवल्स ही इतने वो नहीं होते क्लियर, की क्योंकि वो स्मॉल फर्म है, उसमें ज़्यादा इतने लोग ही नहीं है कि आप लेवल्स बना दो या अच्छे मैनेजमेंट की हायरार्की बना दो, वो सब नहीं होता वहाँ। सो सूटेबल फॉर स्मॉल फर्म्स नहीं है। देन कॉस्ट उसमें कम लग रही थी, यहाँ पे ज़्यादा लग रही है। एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स। एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स का ये मतलब यहाँ पे है कि देखो, जैसे मान लो आप जब आप डिसेंट्रलाइज कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन को, ऐसा ना कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ भी होता है उससे रिलेटेड डिसीजंस वगैरह टॉप मैनेजमेंट को ही लेने पड़ते हैं, बिकॉज वही थोड़ा बहुत लिंक में रहता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के। कि मान लो गवर्नमेंट इंटरवेंशन हो रही है, या कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, या कॉम्पिटिटर ने कुछ कर दिया, तो उसका ध्यान तो टॉप मैनेजमेंट रख रहा है ना, कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल वो देख रहा है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि अब अगर एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट ऐसा कोई आता है तो वो तो टॉप मैनेजमेंट को ही देखना पड़ेगा। तो अगर उसने डिसेंट्रलाइज कर रखा है तो वो कैसे उसको फुलफिल कर पाएगा या एग्जीक्यूट कर पाएगा, क्योंकि अब वो बोलेगा कि यार मेरे को ही लेना है डिसीजन टॉप मैनेजमेंट को, तो मैं डिसेंट्रलाइज नहीं कर सकता। ये समझ रहे हो कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वाले प्रॉब्लम्स थे वो टॉप मैनेजमेंट को ही देखने हैं। तो अब वो जो डिसेंट्रलाइज उसने करा था पहले, या जो सोच रखा होता उसने करने को, वो अब नहीं कर पाएगा। सो डिसेंट्रलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल व्हेन देयर आर एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स रिलेटेड टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। उसमें कंपटीशन आ गया, या गवर्नमेंट इंटरवेंशन, या जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं, जब वो आ जाते हैं तो टॉप मैनेजमेंट को ही ध्यान रखना पड़ता है, तब फिर आप डिसेंट्रलाइजेशन पॉसिबल नहीं कर पाते। लास्ट टॉपिक आता है छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। मेजरिंग द डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। कैसे पता चलता है कि डिसेंट्रलाइजेशन है ऑर्गेनाइजेशन में, और कितनी है, ज़्यादा है, कम है, कैसे पता लगेगा? नंबर ऑफ डिसीजंस, कि मान लो टॉप मैनेजमेंट जो है वो ज़्यादा नंबर ऑफ डिसीजंस ले रही है, तो इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज्ड है। टॉप मैनेजमेंट नंबर ऑफ डिसीजंस कम ले रही है, तो सेंट्रलाइजेशन कम है, डिसेंट्रलाइजेशन ज़्यादा। इंपॉर्टेंस ऑफ डिसीजन, कि मान लो ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजंस सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के ही हाथ में हैं, तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज्ड बोलेंगे आप।
ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजंस टॉप मैनेजमेंट के हाथ में नहीं है तो डिसेंट्रलाइज बोलोगे। इफेक्ट्स ऑफ डिसीजंस, जिस डिसीजन का इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा वो टॉप मैनेजमेंट के ही हाथ में है तो डिसेंट्रलाइज्ड हो गई वो ऑर्गेनाइजेशन। या बोलो इफ कि जिसका मतलब जिस पे वो इफेक्ट, जिस पे उस पर्टिकुलर डिसीजन का इफेक्ट पड़ेगा वही उसका डिसीजन ले भी रहा है, डिसेंट्रलाइज्ड। ठीक है, अदरवाइज सेंट्रलाइज्ड। रिक्वायरमेंट्स ऑफ अप्रूवल ऑफ डिसीजन, जहाँ पे छोटे छोटे डिसीजन से भी लेकिन बोला है कि अप्रूवल लेना है टॉप मैनेजमेंट, सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है ना। अप्रूवल लेना है मतलब लेना पड़ रहा है ना आपको, टॉप मैनेजमेंट के पास जाना पड़ रहा है, तो दिस इज सेंट्रलाइज्ड। सो ये सब चीज़ें बताती हैं कि हाँ कितनी सेंट्रलाइजेशन है कितनी डिसेंट्रलाइजेशन है। फिर आ जाता है टॉपिक फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन कितनी है, ज़्यादा है, कम है, ये क्या फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं। पहला साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको ये बताएगा कि सेंट्रलाइजेशन कितनी रखनी है कितनी नहीं रखनी है ना। जैसे मैंने बोला जैसे जैसे साइज बढ़ता है डिसेंट्रलाइजेशन बढ़ जाती है। हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री क्या रही है कि मान लो ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री ही ऐसी रही है कि यहाँ पे सारे डिसीजन टॉप मैनेजमेंट से ही लेता है हमेशा, तो अब वही चलता है, तो ये भी कई बार इम्पैक्ट डालता है। फिलॉसफी ऑफ टॉप मैनेजमेंट की मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में टॉप मैनेजमेंट की फिलॉसफी यही है कि भाई सारे मेरे ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजंस जो है लोग अपने आप लेंगे, वो इतने फ्री माइंड वाले टॉप मैनेजमेंट वाले हैं, तो फिर वो डेफिनेटली वो डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ ज़्यादा है ना। तो टॉप मैनेजमेंट की फिलॉसफी अगर ऐसी सी है कि हाँ मैं तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को लेने देता हूँ डिसीजन अपने आप, मैं इंटरफेयर ही नहीं करता, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन है। एबिलिटी ऑफ लोअर लेवल एग्जीक्यूटिव, अब मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोअर लेवल के एग्जीक्यूटिव्स हैं वो बहुत इंटेलिजेंट, बहुत उनको पता है क्या डिसीजन लेना है, वो अच्छे डिसीजन खुद ले सकते हैं, तो वो लेंगे वो डिसीजन, और वो खुद डिसीजन लेंगे, इसका मतलब वो डिसेंट्रलाइजेशन में आ गया। इंपॉर्टेंस ऑफ डिसीजन, कि भैया कोई डिसीजन बहुत प्रोजेक्ट कोई ऐसा आ गया कि भाई इससे ये जो डिसीजन लेना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर वो ऑब्वियसली टॉप बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है तो ऐसे हम उन पे छोड़ नहीं सकते ना लोअर लेवल एग्जेक्टिव्स पे, टॉप मैनेजमेंट का एटलीस्ट कंसल्टेंसी या कुछ लेना तो पड़ेगा ना। सो वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन की कम हो जाती है क्योंकि सेंट्रलाइज ही रखना है, जैसे मैंने बोला इमरजेंसी वाले केस में वहाँ पे सेंट्रलाइज होना पड़ता है। इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट कोई डिसीजन लेना है तो वहाँ पे सेंट्रलाइज होना पड़ता है बिकॉज भाई इंपॉर्टेंट डिसीजन है, टॉप मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा। डिज़ायर फॉर इंडिपेंडेंस, मान लो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे सबके पास इंडिपेंडेंस की डिज़ायर बहुत है, सब चाहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट डिसीजन लें, तो वहाँ पे वो चाह के भी सेंट्रलाइज नहीं कर पाएंगे क्योंकि सब चाहते हैं इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना है ना। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, ये भाई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वाला कि अगर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस बहुत रहता है तो वहाँ पे टॉप मैनेजमेंट को बार बार इंटरफेयर करना ही पड़ेगा, तो वहाँ पे डिसेंट्रलाइज वैसे ही नहीं हो पाएगा क्योंकि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉप मैनेजमेंट को ही देखना पड़ता है। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि हाँ ऐसे है तो फिर सेंट्रलाइज है, ऐसे है तो डिसेंट्रलाइज है। इसमें लास्ट टॉपिक आता है हाउ टू मेक डिसेंट्रलाइजेशन इफेक्टिव, कि आपको डिसेंट्रलाइजेशन अगर करनी है अच्छे से तो वो कैसे करोगे। हर चीज़ में मैंने आपको बता रखा है प्रॉपर प्लानिंग, सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी मेकिंग, कि भाई जो मेन पॉलिसी बननी है वो सेंट्रलाइज कर दो, कि टॉप मैनेजमेंट पॉलिसी बना दे, एक्चुअल डिसीजन चाहे फिर डिसेंट्रलाइज कर दो, लेकिन जिस पॉलिसी के अंडर या जिस रूल के अंडर वो डिसीजन लिए जा रहे हैं एटलीस्ट वो टॉप मैनेजमेंट को डिसाइड करने दो। एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट, कि भाई ऐसी इतना सेंट्रलाइज्ड सॉरी इतना डिसेंट्रलाइज्ड रखो कि जो आपके इंप्लॉयज़ हैं उनमें कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होती रहे। आपने अगर सारे डिसीजन खुद ही के हाथ में रख लिए, इंप्लॉयज़ बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं ना, स्पून फीडिंग आप कर रहे हो उनको कि हाँ ऐसे कर लो वो वैसे कर देते हैं, ऐसे नहीं करो वो वैसे नहीं करते, तो आप सब कुछ डिसीजन उन्हें ही ले लोगे, फिर उनकी कोई डेवलपमेंट नहीं होगी है ना। तो वो वैसा ना हो इसलिए थोड़ी बहुत डिसेंट्रलाइजेशन कर देनी चाहिए। देन इंटरनल कॉम्पिटिशन, कि मान लो आप ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा इन्वायरमेंट बना के रखो कि लोग अपने आप में ही कंपटीशन कंपटीशन प्रॉपर कंपटीशन नहीं बट एक तरह से दूसरे से बेटर करने की सोचें, दूसरे से बेटर इन द सेंस उनको हराने के लिए नहीं बट एक दूसरे के ही डेवलपमेंट करने के लिए। तो अगर वैसा सिनारियो एक ऐसा इन्वायरमेंट आप बनाते हो तो आपका डिसेंट्रलाइजेशन इफेक्टिव है क्योंकि वहाँ पे लोग एक दूसरे से बेटर करने की चाहते हैं, एटलीस्ट खुद ही का बेटर वर्जन बनने के लिए चाहते हैं। इंटरनल कॉम्पिटिशन यानी खुद से आप कॉम्पीट कर रहे हो। अंडरस्टैंडिंग डिसेंट्रलाइजेशन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर डिसेंट्रलाइजेशन इफेक्टिव करना है तो आपको सब अपने लोगों को समझाना पड़ेगा कि एक्चुअल डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, क्यों कर रहे हैं, कैसे करना चाहिए, क्या डिसीजन खुद लेने हैं क्या डिसीजन खुद नहीं लेने हैं। तो वहाँ पे ज़्यादा इफेक्टिव होगा जब एक्चुअल समझेंगे लोग क्या है डिसेंट्रलाइजेशन, तभी सब बेटर होगा, राइट। ये सब पॉइंट्स आप लिख सकते हो हाउ टू मेक डिसेंट्रलाइजेशन इफेक्टिव। एक लास्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट जो आता है, डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। बहुत सिंपल से है। देखो डेलीगेशन मैंने हमेशा बोला है कि डेलीगेशन तो करना ही पड़ेगा क्योंकि सब डिसीजन आप खुद ले ही नहीं सकते, हर कोई इंसान सारे डिसीजन खुद थोड़ी ले सकता है, तो डेलीगेशन तो करना पड़ेगा ही आपको। तो यू विल सी दैट डेलीगेशन इज कंपल्सरी
डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑप्शनल, कि आपको कितना डिसेंट्रलाइज करना है, सारा मतलब है ना, थ्रू आउट ऑल दी लेवल्स कितना करना है। बिकॉज मैं हमेशा जैसे डेलीगेशन एक चीज़ है जो आपको करनी ही है, डिसेंट्रलाइजेशन एक डिसीजन होता है कि आपको लेना है ये डिसीजन कि आपको कितने ही करना है ना, एक तरह से चॉइस होती है यहाँ पे चॉइस नहीं, ये तो करना ही पड़ता है, डेलीगेशन आपको करना ही पड़ता है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल होता है, ठीक है। फिर फ्रीडम ऑफ एक्शन, अब डेलीगेशन में फ्रीडम ऑफ एक्शन, क्योंकि देखो जो भी सबॉर्डिनेट्स हैं, जो सुपीरियर होता है वो सबॉर्डिनेट्स पे कंट्रोल रखता है, क्योंकि कुछ ना कुछ उसे भी पता है कि भाई एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी है, मैंने काम उसे दिया है, लेकिन काम की जवाबदेही तो मेरी है ना, आंसरेबल तो मैं ही हूँ। तो काम उसे ठीक करवाना है तो थोड़ा कंट्रोल उस पर रखना पड़ेगा कि क्या कर रहा है, सही कर रहा है नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे कंट्रोल ज़्यादा है, इसलिए फ्रीडम कम है, फ्रीडम ऑफ एक्शन कम होती है डेलीगेशन में। डिसेंट्रलाइजेशन में तो जैसे मैंने बोला कि अगर आपने डिसेंट्रलाइज कर दिया तो आपके लिए डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी दे दी, अब वो खुद ही डिसीजन लेगा, डिसीजन उसको खुद ही लेना है, तो कंट्रोल कम है, इसलिए फ्रीडम ऑफ एक्शन ज़्यादा है डिसेंट्रलाइजेशन में। फिर स्टेटस, इट इज़ अ डेलीगेशन, मैंने हमेशा बोला एक प्रोसेस है, फॉलोड टू शेयर द टास्क, टास्क जो है शेयर करने, इसलिए एक प्रोसेस होता है, वो डेलीगेशन है। डिसेंट्रलाइजेशन एक डिसीजन है, चॉइस है, टॉप मैनेजमेंट की चॉइस या टॉप मैनेजमेंट का एक डिसीजन है कि हमने कितना डिसेंट्रलाइज करना है ऑर्गेनाइजेशन को। तो डिसेंट्रलाइजेशन इज अ रिजल्ट ऑफ डिसीजन बाय टॉप मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट का चॉइस से डिसीजन आता है ये कि कितनी डिसेंट्रलाइज करनी है, कितनी सेंट्रलाइज रखनी है, यानी कितनी अथॉरिटी रिटेन करनी है, कितनी अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट करनी है या डेलीगेट करनी है। स्कोप, डेलीगेशन का अगेन नैरो है, बिकॉज ये सिर्फ मैंने बोला ना सुपीरियर और सबऑर्डिनेट उनके बीच में। डिसेंट्रलाइजेशन का स्कोप वाइड है, बिकॉज मैंने बोला थ्रू आउट ऑल दी लेवल्स होता है ना, थ्रू आउट दी ऑल दी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, सो डिसेंट्रलाइजेशन का वो वाइड है स्कोप। डेलीगेशन क्यों करते हैं पर्पस, लेसन द बर्डन ऑफ मैनेजर, कि भाई मैं सारे काम खुद नहीं कर सकता इसलिए मैं डेलीगेट कर देता हूँ। डिसेंट्रलाइजेशन क्यों करते हैं, एक डिसीजन लेना है टॉप मैनेजमेंट को कि भाई कितना मैं सबॉर्डिनेट्स को दे दूँ पावर, तो वहाँ पे सबॉर्डिनेट्स को ध्यान में रखते हुए करते हो आप कि हाँ मेरे को कितना सबॉर्डिनेट्स पे छूट देनी है उन्हें, ताकि उनकी डेवलपमेंट हो, वो भी अच्छा से मैनेजरियल टैलेंट डेवलप करें। सो डिसेंट्रलाइजेशन इज डन विद द पर्पज ऑफ इंक्रीजिंग द रोल ऑफ सबॉर्डिनेट्स। तो डेलीगेशन में मैनेजर का खुद का बर्डन कम करने के लिए कर रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन में सबॉर्डिनेट का रोल या सबॉर्डिनेट्स का बर्डन इंक्रीज करने से एक तरह से कर रहा है, तो दोनों का पर्पस भी अलग है। तो ये आपने डिफरेंस जो मैंने लिखा है, डिफरेंस अगर पूछ रहा है तो ये लिख के आ देना है ना, 5 पॉइंट्स तो हैं ही, तो काफ़ी हैं। इसके साथ आपका डिसेंट्रलाइजेशन टॉपिक कंप्लीट होता है, आई होप समझ आया होगा। ये लेक्चर आने में थोड़ा डिले है हुआ है, आई नो, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, अपॉलॉजीज, मेरा गले की बैंड बजी पड़ी है, बट आई एम डूइंग मच बेटर, सो आई विल ट्राई कि आप कंटिन्यूटी में आए। आई वाज गोइंग थ्रू समथिंग बट नेवर माइंड, सो आई होप you were able to understand what was taught in this next topic। इसके बाद I'll try कि मैं आजकल नहीं डाल दूँगा। सो या बाय।